साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय भारत में चूंकि ये सीजेपी का प्रोटेस्ट और ये सब चल रहा था तो दुनिया भर की बातें हो नहीं पा रही थी। दुनिया भर में अगर गौर किया जाए तो पाकिस्तान इस समय बहुत बड़े संकट में फंस चुका है और कई देशों से हाथ मिला रहा है, अपने आप को कैसे बचाने का प्रयास कर रहा है। किसी से लोन मांग रहा है, किसी से कोई पैक्ट साइन कर रहा है, कहीं किसी और अपने गृह युद्ध में फंसा हुआ है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि भारत किस तरह से इस समय एडवांटेज लेता जा रहा है और ये भी बात करेंगे कि किस तरह से पूरा विश्व इस समय विश्व युद्ध की ओर जा रहा है। जी हाँ, इन सब के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो हमारी बुक को इतना प्यार दे रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन की जो हमारी बुक है, इसको इसी तरह प्रेम देते रहिए। आप कहेंगे तो हम एक और बुक लेकर के आएंगे किसी और टॉपिक पे, बताइएगा जरूर। इसका मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहाँ जा करके उस पर क्लिक करके आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। ये बुक हमने ही तैयार करी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ जल्दी से एक समरी दे देता हूं जिससे आप ये समझ जाएंगे कि जितनी भी खबरों को मैं कवर करना चाह रहा हूं वो खबरें किस तरह से इमर्ज हो रही हैं। देखिए, मैंने कहा कि भाई विश्व युद्ध की ओर वर्ल्ड जा रहा है। कैसे मैंने कह दिया? ऐसे कह दिया कि रशिया से कुछ कार्गो शिप्स आते थे ईरान में सामान लेकर के। अब उस सामान में क्या होता था, हथियार होते थे या सामान होता था, हमें नहीं पता, दुनिया को नहीं पता। उस शिप पर अटैक कर दिया है आपके यूक्रेन ने और अटैक करने के साथ साथ इसकी गारंटी भी लिए कि हाँ हमने किया है। अब ईरान ने कहा है कि हम भी इसका बदला लेंगे, यूक्रेन को छोड़ेंगे नहीं। अगर ये चीज़ आगे बढ़ जाती है, यूक्रेन भी कूद पड़ता है इस ईरान वाले जोन में, तो एक तरह से फ्रंट खुल जाएगा और आप देखेंगे कि 3-4 देश आपस में लड़ रहे होंगे। उधर हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के जो शिप्स हैं उस पर अटैक कर दिया है हूती रेबल्स ने यहाँ पर रेड सी में। उधर हम ये देख रहे हैं कि बदले में सऊदी ने और यूएस ने मिलकर के अटैक कर दिया है इराक पर। इधर हम देख रहे हैं कि ईरान ने अटैक कर दिया है जॉर्डन पर और यूएई भी मन बना रहा है कि भाई हम भी अपने आप को सेव करने के लिहाज से कुछ करें। अब तो आप 4-5 देशों को यहाँ, अच्छा इजराइल है ही, यूएसए है ही, तो 5-7 देश तो यहाँ हो गए। उधर यूक्रेन का फ्रंट भी आ गया। अगर मान लो ऐसी स्थिति में रशिया भी कूद पड़ता है तो वो भी हो गया। तो ये सब आपको इंटरलिंक्ड होते दिखाई देंगे। इसलिए मैंने कहा कि वर्ल्ड जो है एक तरह से युद्ध की ओर जा रहा है। अच्छा, आगे और देखिए, पाकिस्तान चूंकि सऊदी अरब से एक डील कर चुका था, डिफेंस पैक्ट कर चुका था पिछले साल 17 सितंबर को कि किसी भी तरह का कोई हमला हुआ तो हम आपके लिए हैं। तो सऊदी पर तो हमला हो रहा है। अभी तक पाकिस्तान सिर्फ सांत्वना देता आया है। पाकिस्तान ने सऊदी के लिए ना तो अपनी फौज भेजी है, ना हथियार भेजे हैं और ना किसी तरह से कहा है कि हम आ रहे हैं चलो आपकी तरफ से लड़ने के लिए। तो कोई पता नहीं कब पाकिस्तान को ये बीच में बुला ले, क्योंकि तुम पैक्ट करके आ गए थे। अब ऐसा ही पैक्ट पाकिस्तान करना चाह रहा है कुवैत के साथ। ये जो कुवैत नाम का देश है, थोड़ा इसको मैं जूम कर लूँ, देखिए जो ये कुवैत है, इस कुवैत के साथ 2023 में पाकिस्तान ने कुछ बातचीत स्टार्ट करी थी ऐसे डिफेंस पैक्ट को लेकर के। वो बातचीत बढ़ती गई और अब जाकर के पाकिस्तान बड़ा इंटरेस्टेड है कि भाई हम कुवैत के साथ ये डिफेंस पैक्ट करना चाहते हैं और जहाँ तक ये हो भी जाएगा, जिसमें हथियारों की सप्लाई हो गया, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गई, ट्रेनिंग हो गई, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। अगर पाकिस्तान कुवैत के साथ ये पैक्ट कर लेता है तो फिर पाकिस्तान को कुवैत की भी गारंटी लेनी पड़ेगी। सऊदी की तो तुम लेके बैठे ही हो। और ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े भी हो जाते हैं तो और मज़ा आ जाएगा। अब आप यहाँ से पाकिस्तान को लिंक करिए। पाकिस्तान इस समय कहने को जो हमारा कश्मीर कब्जा के बैठा हुआ है, वहाँ पर इलेक्शन करा रहा है। वो इलेक्शन 3 फेजेस में करा रहा है, जिनमें से पहले फेज में करा चुका है, उसका रिजल्ट भी आ गया है। उसमें ये देखा गया कि 13 में से 9 सीट नवाज शरीफ की पार्टी ने जीती हैं। वो नवाज शरीफ की पार्टी जिसका छोटा भाई इस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, और वो नवाज शरीफ की पार्टी जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इलेक्शन लड़े तो हार जाती है, खैबर पख्तूनख्वा में लड़े तो हार जाती है, सिंध में लड़े तो हार जाती है, केवल पंजाब में जीत पाती है थोड़ा बहुत। वो सोचिए पीओके में जाकर के जीत रही है। इसका मतलब बड़े स्तर पर तुम धांधली कर रहे हो। इमरान खान की पार्टी ने बॉयकॉट कर रखा था क्योंकि वही उसे पता था धांधली होगी, हमें लड़ना ही नहीं है। और जो भुट्टो की पार्टी है उसने 3-4 सीट जीती हैं, जो बिलावल भुट्टो की पार्टी है, पीपीपी। तो जो नवाज शरीफ की पार्टी पूरे पाकिस्तान के किसी भी क्षेत्र में जीतने का दम नहीं रखती, पंजाब के अलावा, वो पीओके में जीत रही है। इसलिए पीओके के लोग और ज़्यादा उग्र हो गए इस समय। तो इस समय हिंसा एकदम चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से 70 से 80 लोग मारे जा चुके हैं पीओके वाले। ये तो ऑफिशियल आया है, सोचो अनऑफिशियल तो कम से कम 400-500 होगा। 200 तो मैं आपको पहले ही बता चुका था 1 महीने पहले।
ठीक है ना। वो मैंने वहाँ के लोकल चैनल जो होते हैं ना, यूट्यूबर्स वगैरह, वहाँ से लिंक लिया था, जो वहाँ पे रहते हैं। पाकिस्तान तो कभी नहीं बताएगा। दूसरी बात, अब पाकिस्तान, अच्छा ये लोग लड़ क्यों रहे हैं? लड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि 45 सीट पर जो चुनाव होता है पीओके में, जो ये आज़ाद कश्मीर जिसे कहते हैं, हम तो उसे पूरा कश्मीर ही मानते हैं, वहाँ पर जो ये चुनाव कराते हैं उनमें से 12 सीट्स रिजर्व्ड हैं। वो ये कहते हैं कि उन लोगों के लिए हैं जो भारत से आए थे कश्मीरी और यहाँ आकर के रह रहे हैं, ये उन लोगों के लिए रिजर्व्ड है। अब अगर भारत से आया हुआ कश्मीर पाकिस्तान के, मान लो इनके अनुसार भारत से आया हुआ कोई कश्मीरी पाकिस्तान के, मान लो सिंध में जाके रह रहा है या कराची में जाके रह रहा है, ठीक है कश्मीरी भारत का लेकिन कराची में रह रहा है, फिर भी उसे अधिकार है कि पीओके में अगर वोटिंग होगी तो वो वोट डाल सकता है। तो जो आदमी वहां रह ही नहीं रहा, उसे तुमने अधिकार क्यों दे रखा है यहाँ के वोट डालने का? और देखा जाए तो भारतीय कश्मीर से जो लोग गए हैं वो तो विलुप्ति हो गए, पता ही नहीं चला। पाकिस्तान की सरकार जो केंद्र में बैठी हुई पाकिस्तान के, वो अपने प्रभाव से ही इन 12 सीटों पर अपने लोगों द्वारा वोटिंग करवा देती है और यहाँ के इलेक्शंस को प्रभावित कर लेती है। तो यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि जो यहाँ का निवासी ही नहीं है वो हमारे लिए वोट क्यों डाल रहा है? इस सिस्टम को खत्म करो। इसके लिए लड़ाई लड़ रही है यहाँ की एक लोकल जो कमेटी बनाई है, एक तरह से जो इन्होंने पूरा ग्रुप बना लिया है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जैक जिसे कहते हैं। और ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे जिस पर पाकिस्तान की सेना इस समय कहर बरपा रही है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं है कि हाँ इन 12 सीटों को हम खत्म कर देंगे। आप एक काम करिए, सारे इलेक्शंस आप खुद अपने बेसिस पर अपने नेताओं को चुनिए। तो पाकिस्तान इस समय ऐसा फंस चुका है कि ये 12 सीटों का चुनाव वाला जो प्रावधान है इसे खत्म कर नहीं सकता। पीओके के लोग मान नहीं रहे हैं। उधर देखा गया कि पाकिस्तान ने एक फ्रंट खोल दिया खैबर पख्तूनख्वा वाले पठान लोगों के साथ, इनसे भी लड़ाई हो रही है और लड़ाई इस प्रकार हो रही है कि हिंसा बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान इतना ज़्यादा गिर चुका है कि एक निहत्ती बच्ची को मार करके अपनी जीप के आगे बांध करके लोगों के बीच लेकर के जा रहा है, नुमाइश करता हुआ कि देखो तुम अगर करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। तो पाकिस्तान यहाँ भी घिरा हुआ है, यहाँ भी घिरा हुआ है। बलूचिस्तान की चर्चा हम करते ही रहते हैं, सिंध वाले नाराज चल ही रहे हैं। तो पाकिस्तान अपने घर में ही 4 जगह से घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान को सऊदी बोल देता है कि तुम भी अपनी फौज यहाँ पर भेज दो, तब सोचिए पाकिस्तान की स्थिति कितनी दयनीय हो जाएगी। और ये मूर्ख देश इस समय कुवैत से समझौता कर रहा है कि डिफेंस पैक्ट कर लेते हैं, आ जाओ। किस लिए? चंद पैसे के लिए कि डिफेंस पैक्ट कर लेंगे, बदले में कुवैत हमें पैसा दे देगा, उस पर तो बहुत पैसा है, हम अपनी आर्मी की गारंटी दे ही रहे हैं उसे। अब आर्मी भेजे ना भेजे, चालाक बन रहा है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता कि ईरान का वॉर अभी बढ़ना है, आगे घटना नहीं है साथियों। ईरान का जो वॉर चल रहा है ये बढ़ना है अभी, ठीक है। और ये पता नहीं 1 साल चले, 1.5 साल चले, 2 साल चले। ये ईरान का वॉर जिस दिन खत्म होगा उस दिन पूरी ग्लोबल जो सारी स्ट्रेटेजी हैं, ग्लोबल अफेयर्स हैं, सब चेंज हो चुके होंगे। ग्लोबल इकोनॉमी चेंज हो चुकी होगी, ग्लोबल पावर शिफ्ट हो चुकी होंगी, नए देश पावर के रूप में उभर के आ चुके होंगे, कई देशों की ज्योग्राफी चेंज हो चुकी होगी, हो सकता है करेंसी में भी बदलाव आ जाए, कई देशों के धर्म चेंज हो चुके होंगे, बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा जब ईरान का युद्ध खत्म होगा। अब ये 27 में खत्म हो, 28 में हो, 29 में हो, 30 में हो, कुछ नहीं कह सकते। एक बात। दूसरी बात यह है कि ईरान अब जैसे जैसे अपने युद्ध को बढ़ाता जा रहा है, यूएसए भी युद्ध को बढ़ाता जा रहा है, वैसे वैसे जो सेंसिटिव देश हैं जैसे पाकिस्तान है, उसका कोई पता नहीं कब टूट जाए, बड़ा सेंसिटिव है। तो ऐसे देशों का विनाश होना है, इनके टुकड़े होने हैं। अब देखना, सऊदी से तू करके बैठा है, इराक कुवैत से तू बात कर ही रहा है, ठीक है, कुवैत से तू बात कर ही रहा है, ठीक है, सऊदी से तू करके बैठा हुआ है, कतर से भी बात करने के तू फिराक में है, ठीक है। यूएई इससे बात करेगा नहीं, क्योंकि यूएई का स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई हमको पाकिस्तान यहाँ रखने नहीं है। यूएई ने अपना जो कर्ज दिया हुआ था वो भी वापस मांग लिया पाकिस्तान से, और यूएई ज़्यादातर भारत के साथ अब अपने संबंध बढ़ा रहा है। यूएई यहाँ पर चालाक है। ये सऊदी और ये जो क्या नाम है, ये कुवैत तो फंस गए। इन्होंने ऐसे देश के साथ हाथ मिला रहे हैं जिस देश का अस्तित्व ही खत्म होने वाला है। तो पाकिस्तान अगर अपना अस्तित्व बचाना चाहेगा तो उसे पैसा भी चाहिए, उसे हथियार भी चाहिए। पैसा चाहने के लिए उसने इन देशों के साथ संबंध बनाए हैं। हथियार ये चलो चीन से खरीद लेगा या मान लो अमेरिका इसे दे देगा, पर वो भी एक लिमिट में दे पाएगा क्योंकि इसके पास पैसे उतने हैं नहीं। तो दोनों ही स्थिति में ये दयनीय अवस्था में आ चुका है। अगर पाकिस्तान में गृह युद्ध ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर पाकिस्तान ये फंस चुका होगा कि अपना घर संभालें कि बाहर संभालें। एक ये देश क्यों पाकिस्तान के साथ इतना इंडल्ज हो रहे हैं? ये देश इसलिए इंडल्ज होना चाह रहे हैं क्योंकि इनको ये दिख गया है कि अमेरिका हमको बचा नहीं पा रहा है। आने वाले समय में हमको भी एक ऐसा शील्ड चाहिए कि हम दुनिया को धमका सकेंगे, देखो अगर तुमने कुछ किया तो हम पाकिस्तान से कह के न्यूक्लियर बम गिरवा देंगे तुम पे।
तो ये न्यूक्लियर की धमकी है, ये इनको भी चाहिए, इसलिए पाकिस्तान के साथ जाने का प्रयास कर रहे हैं, बट इन्हें भी पता है कि वो पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब एक कहानी आप सुनिए ध्यान से, देखिए आपको समझ में आ गई ना पूरी जो मैंने बताई। अब ये देश क्या कर रहे हैं, इन देशों को लग रहा है कि हम अगर पाकिस्तान के साथ समझौता कर लेते हैं तो एक न्यूक्लियर कवर हमें मिल जाएगा जो हमें प्रोटेक्शन देता रहेगा, धमका के तो कम से कम हम बचे ही रहेंगे दूसरों को, ऐसा इनको लग रहा है। इनको ये लग रहा है कि पाकिस्तान का अभी तो कुछ होना नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है, तो कम से कम हम एक न्यूक्लियर शील्ड में हैं। इन्हें यह भी पता है कि हमें अमेरिका से भी जान छुड़ानी है। अमेरिका के साथ जो हमने डील की हुई है कि हम अपना तेल सिर्फ और सिर्फ डॉलर में बेचेंगे, बदले में अमेरिका हमें प्रोटेक्शन देगा, तो हमें ये चीज़ भी खत्म करनी है, पेट्रो डॉलर वाला सिस्टम खत्म करना है। भारत भी यही चाहता है कि इन देशों ने जो कसम खाई हुई है कि अपना तेल केवल डॉलर में बेचेंगे, भारत चाहता है ये कसम तोड़ दें अपनी, ये अपनी लोकल करेंसी में बेचें या किसी और करेंसी में बेचें, डॉलर में ना बेचें, अन्यथा फिर भारत को अपने इथेनॉल पर काम करना पड़ेगा। भारत इथेनॉल पर जल्दबाजी क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत को पता है कि ईरान का युद्ध अभी लंबा खींचेगा, ये युद्ध इतना लंबा खींच सकता है, इतने ज़्यादा इसमें डायमेंशंस आ सकते हैं कि तेल बहुत महंगा हो जाए, ऐसी स्थिति में भारत में महंगाई बढ़ जाए या तरह तरह की समस्याएं आ जाए, हमें तेल के आयात को कम करने के लिए एक विकल्प तैयार करना होगा जिसमें इथेनॉल मदद कर सकता है। मैं मानता हूँ साथियों, इथेनॉल से पुरानी गाड़ियों में दिक्कत आ सकती है, ये भी मानता हूँ कि नई गाड़ियों में भी हो सकता है भविष्य में आ जाए, 1 साल बाद 2 साल बाद, अभी हमें नहीं पता, 2.5 साल ही हुए आए हुए, क्या है दिक्कत आएगी? इंजन में तो बिल्कुल नहीं आएगी, कंपनीज गारंटी ले रही है, एवरेज में आ सकती है, मान लो 2-3 पॉइंट एवरेज गिर जाए। 14 का एवरेज देती थी गाड़ी, हो सकता है 11-12 का देने लग जाए। हम इतना सह लेंगे, एज अ भारतीय हम इतना सह लेंगे, बट हमें वो महंगाई नहीं सही जाएगी जो आने वाले समय में तेल महंगा होने के कारण हो जाएगी। आप समझ रहे हैं भारत क्यों इथेनॉल पर जल्दबाजी कर रहा है? जो चीज़ 2030 तक होनी थी 2025-26 में क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत को पता है युद्ध लंबा खिंचेगा। आप समझ गए? अब दूसरी बात समझिए, चूंकि ये देश ही मान के चल रहे हैं कि पाकिस्तान तो रहेगा, हम उसके कवर से दुनिया को धमकाते रहेंगे, अपने डॉलर से मुक्ति पा लेते हैं, तो भारत चाह रहा है कि तुम डॉलर से मुक्ति भी पालो पहले, ठीक है, ताकि हम भी जो है अपने आप को टेंशन फ्री समझे, और फिर हम पाकिस्तान का इलाज कर देंगे ताकि पाकिस्तानी भी कहीं का ना रहे। ऐसी स्थिति में समझो, जब पाकिस्तान भी कहीं का नहीं रहेगा, डॉलर से तुम मुक्ति पा चुके हो, तब इजराइल खुल करके सामने आएगा कि हाँ भाई सऊदी क्या कह रहे थे। अब सऊदी फंस गया, कुवैत फंस गया, अब ना यूएस का हाथ है और ना पाकिस्तान बचा है। हाँ, ये हो सकता है कि पाकिस्तान का एक छोटा सा टुकड़ा बचा रह जाए, पंजाब वाला, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो हो सकता है उनके साथ इनका चलता रहे, बट जहाँ तक है उसको भी डिफ्यूज़ कर दिया जाएगा, जल्द से जल्द लगे पड़े हैं इजराइल और इंडिया। तो पहले पाकिस्तान को जिंदा रखो, जिसके बेसिस पर वो लोग अपनी पॉलिसी बदलते हैं सारी, क्योंकि हमें वो पॉलिसीज़ भी बदलवानी है, और फिर पाकिस्तान को तोड़ दो ताकि वो भी, फिर हमें उनसे मतलब नहीं, हमें पाकिस्तान से मतलब है, फिर पाकिस्तान को तोड़ दो ताकि अब जियोपॉलिटिक्स नए सिरे से हो। फिर इजराइल अपना एक्सपेंशन करेगा, भारत इतने में पीओके ले चुका होगा अपना, ऐसी स्थिति में चाइना भी अपना एक्सपेंशन करेगा, तब जाकर के सबके नतीजे आने लग जाएंगे युद्धों के, वहाँ से युद्ध खत्म होते नजर आएंगे दुनिया भर के, चाहे यूक्रेन का हो, चाहे ईरान का हो, या भारत पाकिस्तान का भी होगा, या फिर इसका होगा चाइना और ताइवान का। ये गाड़ी वहाँ जा रही है। अब ये इनके ऊपर है ना कितना जल्दी अपना डॉलर की जो कसम खाई हुई है पेट्रो डॉलर की, वो तोड़े और आगे बढ़े। ऐसी स्थिति में यूएई ने बड़ी चालाकी से काम कर रखा है। यूएई को पता है कि ये स्थिति आने वाले समय में होनी है, इसलिए भैया एक काम करो, अपना अलाइनमेंट भारत के साथ कर लो। इसलिए भारत जो हथियार खरीदता है, यूएई भी वही खरीद रहा है। यूएई के जो वो हैं शेख हैं, वो भारत आते हैं जल्दबाजी में, भारत के प्रधानमंत्री यूएई जाते हैं, जल्दी जल्दी में कुछ डिसीजंस ले लिए जाते हैं, तो यूएई अपना सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी स्थिति में आप कहोगे कि मैं भी कह रहा था कि ईरान का युद्ध 2 साल भी चल सकता है, 3 साल भी चल सकता है, तो क्या पाकिस्तान के टुकड़े 3 साल बाद होंगे? हो सकता है 3 साल बाद हो। देखो, पीओके तुम कभी भी ले सकते हैं, बट हो सकता है हम टुकड़े के साथ जो है उसको आगे टाल करके चल रहे हो। आप समझ रहे हैं ना? तो ये एक आने वाले समय में संभावना है। बाकी भारत भी कोशिश कर रहा है कि इन देशों के साथ अलाइनमेंट बढ़ाए अपना, फिर चाहे वो देश सऊदी हो, सऊदी के साथ हमारे संबंध अच्छे हो रहे हैं, ओमान के साथ अच्छे हो रहे हैं, कतर के साथ हो रहे हैं, इन देशों के साथ हम भी अपने संबंध अच्छे कर रहे हैं। जहाँ तक है इन देशों को हम भी विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम भी आपके साथ मिल करके हम दोनों
यानी कि भारत और ये देश मिलकर के अपने अपने क्षेत्रों की रक्षा करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। देखते हैं अगर इन्हें भारत की बात पर विश्वास हो जाता है या इन्हें लगता है कि नहीं नहीं साहब भारत भी हमको प्रोटेक्शन दे सकता है, क्योंकि एक टाइम के बाद इनको ये आ जाता है ना कि नहीं नहीं वो भी मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान, हम भी मुस्लिम कंट्री हैं, तो पाकिस्तान के साथ कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो सब अगर इनका दूर हो जाता है तो हो सकता है भारत के पाले में ज़्यादा आ जाए, तो वो वक्त बताएगा। भारत के पाले में भी यूएई है, ठीक है। तो देखते हैं ये इनका क्या रुख रहता है आने वाले समय में। और अच्छा, आप कहोगे क्या जो बात यूएई को समझ में आ गई है वो सऊदी को नहीं आ रही क्या, वो कुवैत को नहीं आ रही क्या? आ रही है। यूएई छोटा कंट्री है, सऊदी बहुत बड़ा कंट्री है। बहुत बड़े कंट्री के लिए ज़रूरी है कि एक धमकी भरी चीज़ उसके पास आ जाए। यूएई के पास कुछ हथियार आ जाएंगे, वो अपने आप को सेफ कर लेगा। सऊदी के पास कुछ आ जाएंगे, काम नहीं चलेगा। सऊदी पिछले लंबे समय से बड़े स्तर पर हथियार खरीद रहा है, बड़े स्तर पर खरीद रहा है। भारत और सऊदी दो ही देश हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीद रहे हैं, लेकिन उससे भी उसका काम नहीं चल पा रहा, इसलिए उसे न्यूक्लियर डेटरेंस चाहिए। कुवैत का सीन ये है कि कुवैत ऐसी जगह फंसा हुआ है जहां पर दे दनादन ईरान और इन सब का युद्ध की मिसाइलें ऊपर से गुजर रही हैं, तो कुवैत को भी चाहिए, सेंसिटिव जोन में वो भी है। इनकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। यूएई फिर भी कंफर्टेबल पोजीशन पे है। आगे देखिए, मैं एक बात और बता रहा था आपको कि पीओके वाला तो मैंने बता ही दिया। चलो मैं कुछ हेडिंग्स दिखाता हूँ आपको, कुछ याद आएगा तो बताऊँगा। ये देखो, शरीफ की जो पीएमएल है उसने 13 में से 9 सीटें जीती हैं, जो मैंने आपको बताया। और देखो, एक पीपीपी वर्कर मर चुका है, 2 इंजर्ड हो चुके हैं क्योंकि वायलेंस हुआ है, बड़े स्तर पर वायलेंस हुआ है। और ये जो चुनाव हो रहे हैं 3 फेजेस में होंगे, 27 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त के बीच में। उसके अलावा देखें, हमारी ज़मीन हमारा राज, पीओके में प्रदर्शनकारियों का मुजफ्फराबाद मार्च का ऐलान, मुनीर शाहबाज को सीधी चुनौती, कह रहे हैं मुजफ्फराबाद जाएंगे अब हम, इन्होंने ऐलान कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो फोर्स है उन्होंने एक इनोसेंट गर्ल को मार दिया, उसको अपनी गाड़ी के आगे बांध लिया और फिर पूरी सब जगह पर जो है नुमाइश कर रहे हैं उसकी। इस तरह के ये लोग हैं। तो पीओके को, हाँ अब देखो एक और चीज़, न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है, विदेशी अखबार, क्या दिखा रहा है? पाकिस्तान जो पीओके है उसे पाकिस्तान का कश्मीर दिखा रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे भारत में ये सो कॉल्ड छात्र आंदोलन हुआ, जिसमें ये 3 मुस्तंडे आम आदमी पार्टी के बाहर से आए, इन्होंने भड़का करके पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिल करके वायलेंस करा दिया और हम नाटक कर रहे हैं। ये जो मुस्तंडे थे, ये भारत में जो ये सारा कुछ हुआ, पूरी दुनिया ने इसे कवर किया, दे दनादन आर्टिकल्स आए, दुनिया भर के सो कॉल्ड जो आंदोलनकारी हैं वो लंदन में आंदोलन कर रहे हैं खड़े होकर के, भारत का साथ दे रहे हैं, पूरा बॉलीवुड चिल्लाता रहा, सब कुछ हुआ। पीओके में पिछले 1.5-2 महीने से ये बवाल चल रहा है, अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। किसी ने भी इस पर ज़्यादा प्रतिक्रिया दी? इसको हम जैसे यूट्यूबर जरूर बता रहे हैं, लेकिन आपने ज़्यादा अखबारों में देखा नहीं होगा, थोड़ा बहुत एक आध हेडलाइन ला के साइड कर देते हैं। किसी बॉलीवुड वाले ने पोस्ट डाला कि वक्त आ गया है पीओके ले लो, डाला? नहीं डाला। किसी भी आंदोलनकारी ने बोला कि अब हम भारत सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं कि पीओके लें जल्द से जल्द? नहीं। ये वो लोग हैं, जब हमारे देश में कोई पहलगाम का हमला हो जाए तो ज़्यादा स्टोरीज नहीं डालते, एक आध कोई बोल देता है तो बोल देता है। ये वो लोग हैं, जब भारत का युवा स्काई रूट को अंतरिक्ष में भेजता है तो कोई स्टोरी नहीं लगाते। ये वो लोग हैं कि जब हम चंद्रयान भेजते हैं तो कोई स्टोरी नहीं लगाते। ये वो लोग हैं कि जब हम हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। ऐसे न जाने कितने अचीवमेंट्स हैं भारत के। थोरियम से बिजली बनाने की दिशा में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। सोलर एनर्जी में पूरी दुनिया में नंबर 2 पे आ गए हैं, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। भारत पहले 11वीं और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, अब टॉप 5 में आ चुका है, अभी 6 पे 5-6 में झूल रहा है, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। न जाने ऐसे कितने अचीवमेंट हैं जिस पर कभी प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन सीजेपी प्रोटेस्ट में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ये इनका दोगलापन आप देख लो, इन अखबारों का दोगलापन आप देख लो, और ये भी समझ जाओ कि नैरेटिव चलाया कैसे जाता है, किस तरह से माहौल बनाया जाता है। ठीक है जी, तो ये उसका उदाहरण था। आगे देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में मैंने आपको बताया था, चरमपंथियों ने पाकिस्तानी पुलिस चेक पोस्ट पर हमला बोल दिया था, डीएसपी समेत 7 पुलिसकर्मी मारे गए, 22 घायल। खैबर पख्तूनख्वा वाला जो पठानों का मैं बता रहा था आपको, ये वाला देखिए, ये वाला क्षेत्र, ये यहाँ भी दे दनादन हमले चल रहे हैं। आप ये ना सोचें कि ये एरिया शांत है, बिल्कुल शांत नहीं है। इसके अलावा बात करें, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री फंबल्स अवॉइड्स रिस्पॉन्डिंग टू रिपोर्ट्स ऑफ चाइनीज माइनिंग। हाँ, एक खबर छपी है कि चाइना की कई माइनिंग कंपनीज बलूचिस्तान से निकल के जा रही हैं। तो पाकिस्तान के मंत्री ने कहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है,
ऐसा हो नहीं रहा है, इस तरह से जवाब दिया है। तो छुपाने का प्रयास कर रहा है। चाइना की कई ऐसी माइनिंग कंपनीज हैं जो बलूचिस्तान में काम कर रही हैं, जो कॉपर और गोल्ड माइन में काम कर रही है, जैसे सेंडक मेटल्स लिमिटेड, ये वहाँ पर अपना धीरे धीरे माइनिंग का काम कर रहे थे, धीरे धीरे अभी वहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, सबको दिख रहा है। चाइना ने जो सीपेक पे ही पैसा लगाया था उसको रोक दिया है, सीपेक कॉरिडोर जो बन रहा था उसके काम को भी बार बार बाधित किया जा रहा है बलूचिस्तानियों द्वारा। इसीलिए आने वाले समय में आप देखोगे कि चाइना इस पूरे प्रोजेक्ट को छोड़ देगा और बलूचिस्तान आज़ादी की ओर आगे बढ़ देगा। ठीक है, तो इसको भी नकार रहा है पाकिस्तान का मिनिस्टर। फिर संकट में पाकिस्तान यूएस से मांग रहा पैसे, अब तेल ने भी बिगाड़ा खेल। पाकिस्तान के पास अब इतने पैसे भी नहीं है कि वो तेल खरीद सके, इसलिए अब यूएस से उधार मांग रहा है और ये कुवैत के साथ बढ़ चढ़ करके डील करने के उसमें है, फिराक में है। देखो पाकिस्तान में जो पेट्रोल प्राइस है वो 327 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत उछलकर 375 रुपये प्रति लीटर हो गई है। सोचो पाकिस्तान अभी इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में सोचने की स्थिति में भी नहीं है। हम तो लागू कर चुके, वो सोचने की स्थिति में नहीं है, तो आप जान ही रहे हैं, है ना। इसके अलावा जब सऊदी टैंकर जल रहे थे तब पाकिस्तान खामोश था। हाँ, क्राउन प्रिंस सलमान को बस तसल्ली दे रहे थे शाहबाज। यही वाली बात है कि जब रेड सी में इनके टैंकर्स पर हमला हो रहा था तो पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ तसल्ली देने के अलावा कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाया गया। ये सऊदी देख रहा है लगातार। आने वाले समय में देखते हैं कि सऊदी इसके भरोसे बैठा रहेगा, यह भारत को अपने मित्र के रूप में आगे स्वीकार करता जाएगा। पाकिस्तान पहुंचा कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, जेंजी बोले कहीं हमें आर्मी ना उठा ले। पाकिस्तान में क्या है कि आप जरा भी प्रोटेस्ट करते हो तो आर्मी आपको दबा देती है, उठा के ले जाती है। आप कुछ भी बोलते रहो, वहाँ ये सब नहीं चलेगा कि हमारे हक छीन लिए गए, हम पे गोली चल गई, ये सब नहीं चलता। वहाँ आपको उठा लिया जाता है। इस बात को लेकर के वहाँ के युवाओं में एक डर भी है, और भारत में जो प्रोटेस्ट हुआ था, सो कॉल्ड जो अराजकता हुई थी, उसको लेकर के बड़े एक्साइटेड भी हैं। तो ये हम लगातार देख रहे हैं। और इन लोगों का ये भी मानना है कि भारत के जंतर मंतर पर इतने लोग इकट्ठा हो गए, हिंसा कर दी, संसद की ओर चल पड़े, इतनी हिंसा हुई, सब कुछ हुआ, जबकि एक भी इंसान नहीं मरा। सेम पाकिस्तान में होता तो अब तक कम से कम 1000 लोग मर चुके होते। इस पर भी चर्चा वहाँ पे हो रही है। जालिम पाकिस्तानी सेना पीओके में निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मारी गोली मार दी। 54 दिनों में 70 लोगों की ली जान। ये ऑफिशियल डेटा पाकिस्तान का। लेकिन हमने कहा कि अगर आप वहाँ के लोकल यूट्यूबर्स की बातें सुनोगे, अखबारों की बात सुनोगे, तो ये डेटा कम से कम 400 पार है। इसके अलावा ईरान से परेशान कुवैत ने पाक से मिलाया हाथ, जो मैंने आपको दिखा दिया, करेगा सऊदी जैसी डील, लेकिन बाद में ये ना कुवैत के काम आएगा ना किसी काम आएगा, सबके पैसे खा के बैठ जाएगा। ठीक है। प्रदर्शनकारी भी भारत की तरह हमारे दुश्मन। पीओके में 14 एक्टिविस्टों की मौत पर पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का विवादित बयान। इनका कहना है कि पीओके में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो भारत की तरह हमारे दुश्मन हैं। तो वैसे लोग फिर पाकिस्तान के साथ रहना पसंद करेंगे? नहीं, वो जाहिर सी बात है, कहेंगे कि हमें तो भारत के साथ ही रहना है। तो भारत को बिना गोली चलाए ही पीओके मिल जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है। 48 घंटे में 31 लोग मारे गए पीओके में। सोचिए किस लेवल की यहाँ पर स्थिति हो चुकी है, और 80 से ज़्यादा हो चुकी है अब संख्या। अभी 70 दिखाई थी, कल का आर्टिकल था, ये 80 आज का आर्टिकल है। आप देख लीजिए किस लेवल पर पाकिस्तान की सेना बर्बरता कर रही है। ठीक है। जो लड़ रहे हैं वो हमारे ही सिखाए हुए। पीओके में आतंक पर पाक ने कबूला सच। देखिए, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में राना सनाउल्लाह ने स्वीकार किया कि मुजाहिदीन जो कभी ट्रेनिंग देकर पीओके भेजे गए थे, अब पाकिस्तान के लिए बड़ी समस्या बन गए। जिनको तुमने पाला, जिनको ट्रेनिंग दी, जिनको पीओके भेजा ताकि उनको भारत के खिलाफ यूज़ किया जा सके, आज वो तुम्हारे लिए सिरदर्द बन चुके हैं। इसे कहते हैं साथियों वक्त और पेशेंस। जब आप पेशेंस रखते हैं तो सारी चीज़ें आपके पाले में आती चली जाती है और अपने आप आती हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आज पाकिस्तान की वही स्थिति है। पीओके में जुल्म के खिलाफ ब्रिटेन में प्रोटेस्ट, पाकिस्तानी दूतावास के बाहर जमा किए जूते। ये वही लोग हैं जो कश्मीर समुदाय के हैं और पाकिस्तान में जो पीओके में हो रहा है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी मैंने कहा था ना कि भारत में अगर कुछ हो जाता है तो लंदन में प्रोटेस्ट होते हैं, और वहाँ के लोग करते हैं, लंदन के या यूरोप के, जैसे ग्रेटा थनबर्ग कर रही है वहाँ के गोरों को इकट्ठा करके। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं, ये कोई लंदन के लोग नहीं कर रहे हैं, ये वहाँ पे रह रहे हैं, ये सो कॉल्ड कश्मीरी लोग हैं, ये कर रहे हैं जाकर के। वहाँ का गोरा एक भी नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें अपना एजेंडा चलाना है भारत के खिलाफ। ठीक है, आगे देखिए। अब पीओके ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में आंदोलन। 3 दिन में मुनीर आर्मी ने किए 40 कत्ल। हाँ, ये धमकी दे रही है जाक कि हम केवल पीओके में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में आंदोलन करेंगे। देखने वाली बात होगी, हम तो चाहते हैं करो। सऊदी, ये मैंने वो बताया था कि सऊदी और यूएस ने मिलकर के इराक पर हमला कर दिया और बड़े स्तर पर जो है ईरान के खिलाफ इराक में युद्ध लड़ा जा रहा है, क्योंकि ईरान के बाद सबसे ज़्यादा शिया कहाँ रहते हैं? इराक में। ईरान के बाद सबसे ज़्यादा शिया इराक में रहते हैं। सद्दाम हुसैन के बारे में आपने सुना होगा। सद्दाम हुसैन खुद
बताते हैं सुन्नी था आई थिंक, है ना ये, हाँ। और ये शिया लोगों का, ये सर शिया था, यहाँ पे सुन्नी ज़्यादा है, 40-60 का रेशियो है, 40% शिया हैं और 60% सुन्नी, ऐसा कुछ है। लेकिन ईरान के बाद सबसे ज़्यादा वही है, तो वो यहीं का था। इस तरह से भी चल रहा है, ये पूरा मामला गर्म है। उधर कैस्पियन सी वाला मामला गर्म होता दिख रहा है। पाकिस्तान हर जगह अपनी टांग फंसा रहा है। कल को पाकिस्तान को किसके साथ जाना पड़ जाए, किसके साथ क्या करना पड़ जाए, कुछ कह नहीं सकते। आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि ऊँट किस करवट लेटता है। आप इंतज़ार करिए कि पाकिस्तान जितना ज़्यादा फंसता जाएगा घर की कलेस में और बाहर से एग्रीमेंट्स में, जितना ज़्यादा फंसता जाएगा, एक पीक टाइम आ जाएगा इसका, वो टाइम होगा पाकिस्तान की टूटने का। ठीक है, तो बस बिसात बिस चुकी है। बाकी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। मैंने आईआर के बुक के बारे में आपको बता दिया है। आईआर के बुक का मैंने लिंक दे रखा है, अभी इंग्लिश में ही अवेलेबल है, तो आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।